जब भी पेशेंट आपके पास आएगा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का, जब आप सस्पेक्ट करोगे तो उसमें हिस्ट्री ज़रूर होगी उसकी, कोई ना कोई ख़ास जो रिस्क फैक्टर्स होंगे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के, वो उनमें कोई एक ना एक लाजमी होगा। उनमें आपको पता है मोस्ट जो कॉमन काज होता है हमारे इस रीजन में वो है गाल स्टोन्स। ये उसको हो सकती है पेशेंट को गाल स्टोन की हिस्ट्री होगी, जो कि आपको पता है गाल स्टोन जाके फिर पेनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर दिए, फिर वहाँ से फिर उसकी नेक्रोसिस होती है, फिर विच लीड्स टू एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। या पेशेंट को जो है ना अल्कोहल इंटेक की कोई हिस्ट्री होगी, वो अल्कोहल ले रहा होगा। उसके अलावा पेशेंट को ट्रामा की हिस्ट्री हो सकती है, उसमें भी उसमें पेनक्रियाज में कोई नेक्रोसिस डेवलप होगी, या उसको ERCP की कोई हिस्ट्री होगी। ERCP में हम जो एंडोस्कोप हम डालते हैं थ्रू जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, और उस स्फिंक्टर ऑफ ओडी उसमें उसके थ्रू हम डक्ट के अंदर जो एंडोस्कोप डाल रहे होते हैं, वो फिर जाके पेनक्रियाटिक डक्ट्स को डैमेज कर देती है, फिर यहाँ से एक्यूट इन्फ्लेमेशन काज होती है। तो इनमें से कोई ना कोई एक रिस्क फैक्टर अगर आपके हिस्ट्री में है तो आप एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की तरह जा सकते हैं। दूसरी जो मेन पॉइंट्स है जो आपको एग्ज़ाम में भी दे सकते हैं कि पेशेंट का जो एग्जामिनेशन में आपको अपर क्वाड्रेंट में उसको पेन होगा, ये लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर जो है ना उसका पेन होगा, नॉट राइट साइड। तो लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में उसको ज़्यादा पेन होगा और दैट पेन इज़ रेडिएटिंग टू बैक। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लिनिकली, जो बैक की तरफ पेन रेडिएट हो रहा हो, और विच इज़ रिलीव बाय उसमें जो है ना सिटिंग और लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। तो जब भी आपके यहाँ जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट जब वार्ड में आप देखो तो वो हमेशा बेड पे लेटा नहीं हुआ होगा, वो बेड पे हमेशा बैठा हुआ होगा और लीन फॉरवर्ड पोजीशन पे होगा, क्योंकि इस पोजीशन में जो है ना लीन फॉरवर्ड पोजीशन में उसको जो उसका जो पेन है वो थोड़ा रिलीफ मिलता है, उसको पेन थोड़ा कम होता है, इसलिए वो लीन फॉरवर्ड पोजीशन में आपको बेड के ऊपर बैठा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद उसको नोज़िया हो सकती है, उल्टियाँ उसको हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग भी हो उसके साथ, और टेंडरनेस उसका जो है लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में, सॉरी नॉट राइट, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में उसको टेंडरनेस भी हो सकती है, या पूरे जो है ना एपिगैस्ट्रिक रीजन में टेंडरनेस हो सकती है। पेशेंट टैकीकार्डिक हो सकता है ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, या पेशेंट शोक में भी चला जा सकता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट शोक में चला जा सकता है, क्योंकि उसमें जो फ्लूइड्स वगैरह है वो लीक आउट होती है, फिर बंदा जो है ना हाइपोवोलेमिक शोक की तरह जा सकता है। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ये जो साइन है क्यूलिन साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूलिन साइन सिंपली क्या है, पेरी अम्बलाइकल ब्रूजिंग होती है, उसमें डिसकलरेशन होती है पेरी अम्बलाइकल रीजन में, तो उसको क्यूलिन साइन कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा लाजमी है क्यूलिन साइन। और उसके बाद आखिर में जाउंडिस, अगर पेशेंट को गाल स्टोन की हिस्ट्री है तो वो गाल स्टोन जब जाके पेनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक करेंगे तो एक तो उसको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होगी, साथ साथ उसको जाउंडिस भी डेवलप होगी, क्योंकि बिलिरुबिन जो है बाइल की शक्ल में वो आके हमारे ड्यूडेनम तक आ जाता है। जब उसका जो रास्ता ब्लॉक होगा तो फिर बिलिरुबिन जो है ना हमारे ब्लड में उसका जो लेवल है वो ज़्यादा होता जाएगा और उससे जाउंडिस डेवलप होगी। तो ये हो गई उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट्स। अब इसके बाद आते हैं जो है ना इसके इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करते हैं। इनिशियली हम जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उसमें सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज का हम जो है ना टेस्ट करते हैं। सीरम लाइपेज और सीरम एमाइलेज, इन दोनों में जो लाइपेज है वो मोर स्पेसिफिक भी है और सेंसिटिव भी है। स्पेसिफिक और सेंसिटिव का मतलब है कि वो अगर आपको जो है ना रेस्ट मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट को एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस ही हो, क्योंकि दूसरा जो हमारे पास है एमाइलेज, ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव नहीं है। बहुत ज़्यादा दूसरी भी कंडीशन ऐसे है जिनमें एमाइलेज जो है ना आपका रेस होता है, लेकिन लाइपेज मोर स्पेसिफिक और सेंसिटिव है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के लिए। अगर सीरम लाइपेज 3 टाइम्स जो है ना अपने नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो तो हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं उसमें एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। उसके बाद हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम CT स्कैन करते हैं, CT विथ कंट्रास्ट ऑफ पेनक्रियाज का जब हम CT करेंगे तो फिर उसमें नेक्रोटिक जो टिश्यू है वो हम उसमें देख सकते हैं, फिर उससे कंफर्म हो जाएगा कि इसको जो है ना एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है या नहीं है।
उसके बाद जो मैनेजमेंट है, इनिशियल जो मैनेजमेंट है वो सपोर्टिव ही रखते हैं पेशेंट को। उसके बाद फिर फर्दर स्पेसिफिक मैनेजमेंट की तरह जाते हैं। तो इनिशियली जो हमारे पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है उसमें हम IV फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को रिससिटेट करते हैं फ्लूइड से। उसके बाद एनाल्जेसिक्स देना बहुत लाजमी है, क्योंकि पेशेंट को एक्टिव उसका कंप्लेंट पेन का होता है, तो पेन कंट्रोल करने के लिए अक्सर सर्जिकल वार्ड्स में उसको ट्रामाल मेटाकोलोन का इन्फ्यूजन चलाते हैं। ट्रामाल और मेटाकोलोन, ट्रामाल जो एनाल्जेसिक है, उसके साथ जो मेटाकोलोन है वो आपका एंटी एमेटिक है। ट्रामाल की जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो MSS काज कराता है, यानी कि वो जो है ना वो वोमिटिंग काज कराता है साइड इफ़ेक्ट। तो इसलिए उसके लिए हम ट्रामाल के जो साइड इफ़ेक्ट्स उसको कम करने के लिए हम मेटाकोलोन भी ट्रामाल के साथ दे देते हैं। तीसरी चीज़, उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना होता है, क्योंकि पेशेंट नोज़िया और वोमिटिंग की वजह से ओरल इंटेक उसका अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। उसके बाद आते हैं उसमें हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पे। IV एंटीबायोटिक्स पेशेंट में हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है इमीपेनम हम दे सकते हैं इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस। तो ये आपके पास जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए या उसको जो है ना उसके जो प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे सकते हैं, क्योंकि जब एक्यूट पेनकिलेटाइटिस होता है तो उसमें जूसेस वगैरह जो लीकेज उनकी होती है, तो फिर उस वजह से इजीली मतलब आपका जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक चला लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है सर्जिकल डिब्राइडमेंट। ये हम तब करते हैं जब एविडेंस हो हमारे पास नेक्रोसिस की, हमारे पास कोई नेक्रोटिक टिश्यू हो, तब हम इसकी सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं। इसमें हम मिनिमल जो है ना कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांसगैस्ट्रिक एंडोस्कोपी या वीडियो असिस्टेड ट्रांसल्यूमिनर रेट्रोपेरिटोनियल नेक्रोस्टोमी। तो इन दोनों प्रोसीजर्स के थ्रू, ये दोनों क्या है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स है, इनके थ्रू नेक्रोटिक टिश्यू अगर वहाँ पे एक्यूट पेनकिलेटाइटिस के बाद जमा हुआ है तो उसको हम डिब्राइडमेंट के लिए ये 2 प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये है पूरा आपके पास एक्यूट पेनकिलेटाइटिस के डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक। थैंक यू।